सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 3 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है आप सभी लोगों को पता है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है शैक्षिक विचारधाराएं, एजुकेशनल थॉट्स, यानी कि कौन कौन सी शैक्षिक विचारधाराएं हैं और उनको मानने वाले कौन कौन से लोग हैं, और इन शैक्षिक विचारधाराओं का आज के शैक्षिक युग में यानी कि आज की शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, आखिर में हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें भी आज मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन था वो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का कल करवा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आदर्शवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने वाली विचारधारा है। इसके अंतर्गत दोस्तों एक मनुष्य को मनुष्य बनाना सबसे पहला उद्देश्य है। एक मनुष्य कब बनता है? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तभी सब कुछ नहीं सीखता है, धीरे धीरे वो पहले धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हर चीज वो सीखता है। कहाँ पर आकर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आकर के ही चीजों को सीखता है। और कोई बच्चा उसी में साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बच्चा उसी में इंजीनियर बन जाता है, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चा टीचर भी बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आदर्शवाद है ये मनुष्य को मनुष्य बनाने पर भी सबसे अधिक जोर देता है। यानी कि अगर एक मनुष्य पैदा हुआ है तो वो जब बड़ा होगा तो उसके अंदर ईमानदारी, सत्यता, नैतिकता, समूह में कार्य करने की भावना, ये सभी चीजें उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए, और तभी जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आदर्शवाद है ये व्यक्ति को उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि जो आदर्शवाद है ये ईश्वरीय सत्ता को सबसे आखिरी सत्ता मानता है और ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता है। आदर्शवाद की बात अभी मैं कर रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो आदर्शवाद है ये सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना को भी अपने अंदर धारण किए हुए है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना को कौन सा वाद बताता है, तो आपको लिखना रहेगा वहां पर आदर्शवाद। ठीक है। और दोस्तों इसके अंतर्गत अपने संस्कृति की रक्षा करना, अपने संपत्ति की रक्षा करना, खासकर अपने सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना और विकास, और इस तरीके से अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करना ताकि लोग हमें याद रखें। तो ये सभी चीजें होती हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद बहुत ही आसान है। प्रकृति का मतलब ही नेचर होता है। नेचर जो हमें जो कुछ भी सिखाती है वही होता है नेचर, वही होता है प्रकृतिवाद। और प्रकृति से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों जो प्रकृतिवाद था इसके प्रमुख समर्थक थे रूसो, और रूसो ने ही कहा था कि प्रकृति ही हमें बहुत कुछ सिखाती है और प्रकृति में बच्चों को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो उसमें खेलें और उसमें बहुत सारी चीजें वो सीखेंगे भी जब वो खेलेंगे। इसके अलावा प्रकृति उन्हें बहुत ही अच्छे से शिक्षित करेगी। तो ये प्रकृतिवाद को मानने वाले लोग थे। और लास्ट में आए प्रयोजनवाद को मानने वाले लोग। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रयोजनवाद पर ही चल रही है। प्रयोजनवाद प्रयोग पर जोर देता है। जिसने भी कल का वीडियो देखा था उन सभी प्रशिक्षुओं को अच्छे से पता है कि प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद प्रयोग पर ही भरोसा रखता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बच्चे हर चीज में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं। तो जो आदर्शवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है, लेकिन जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता। वो केवल और केवल प्रयोग को मानता है। अगर किसी बच्चे ने कोई प्रयोग किया, वो सफल हो गया, सही हो गया, तो वो सिद्धांत बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि साइंस में आप सभी लोगों को पता है जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स के हो, वो सभी क्या होते हैं,
वो सभी कहीं न कहीं नियमों पर बंधे हुए होते हैं, प्रयोग किए हुए होते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम प्रयोजनवाद को साइंस सब्जेक्ट से जोड़ करके देखें, मैथ से जोड़ करके देखें तो अच्छे से समझ पाएँगे कि किस तरीके से नियम और फ़ॉर्मूलों पर और एक तरीके से सिद्धांतों पर बना हुआ है प्रयोजनवाद, जो कि पूरी तरीके से प्रयोग पर आधारित है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है और साथ ही साथ प्रयोजनवाद क्या है। इससे पहले भी मैंने जब आपकी क्लासेस ली थी तो उसमें मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया था कि आदर्शवाद क्या है, एक पूरे अलग वीडियो में इसी प्रकार प्रकृतिवाद और लास्ट में प्रयोजनवाद को भी अच्छे से डिफाइन किया है। इनकी कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, सबके विषय में आप लोगों को नोट्स के माध्यम से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो चलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए, यानी कि आदर्शवाद को कौन-कौन से लोग मानते थे। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक फ्रॉबेल, कांट, सुकरात और प्लेटो हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, सुकरात, प्लेटो, फ्रॉबेल और कांट, ये सभी आदर्शवाद को मानने वाले थे, यानी कि ये सभी लोग ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखने वाले थे। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। दोस्तों प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता। अभी मैंने आपको बताया कि प्रयोजनवाद आदर्शवाद को नहीं मानता, यानी कि वो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता, वो केवल और केवल प्रयोग को, जो चीजें प्रयोग करने पर सही हो गई उसी को प्रयोजनवाद सही मानता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रकृतिवाद को भौतिकवाद एवं पदार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन कौन है देखिए, C.B. पियर्स, विलियम जेम्स तो इसके प्रवर्तक ही हैं, शिलर और जॉन ड्यूबी। तो आप सभी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रयोजनवाद, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो प्रयोजनवाद को अधिक मानती है, तो इसलिए जो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है, चलिए देखते हैं। निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती परंतु गलती करने से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, आदर्शवाद के अंतर्गत अनुशासन के 3 एस को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आदर्शवाद के अंतर्गत 3 एस आते हैं और तीनों का अलग अलग महत्व है। तो चलिए देखते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत अनुशासन का रूप प्रभावात्मक है। अनुशासन के 3 एस क्या है, चलिए देखते हैं। आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, इसके बाद आत्मदृष्टि यानी कि सेल्फ इंसाइट, इसके बाद आत्म विश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस। यही 3 एस है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंसाइट और सेल्फ एनालिसिस। तो इस तरीके से इन तीनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, यानी कि अपने अंदर, इंसान के अंदर अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आत्मदृष्टि होनी चाहिए यानी कि खुद किसी चीज को देखने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा आत्म विश्लेषण, किसी भी चीज पर हमको सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है गलत है, या किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर उसमें कोई कमी रह गई है या कोई घटना घट गई है तो उसके लिए हमें खुद सोचना चाहिए। ये नहीं कि हाँ किसी ने कह दिया ये घटना गलत घटित हुई तो हमने भी उसको मान लिया। हमें भी अपना विश्लेषण देना है, हमें भी अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, किसी दूसरे के सही गलत कहने से पहले ही। तो इस तरीके से ये 3 एस होते हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यार्थी की प्रकृति बताइए। दोस्तों आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यार्थी की प्रकृति, आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक प्राणी बनेगा बच्चा। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया दोस्तों, आदर्शवाद के आगे रहेगा आध्यात्मिक प्राणी, क्योंकि आदर्शवाद अध्यात्म को मानता है, ईश्वर को मानता है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो प्रकृतिवाद है वो प्राकृतिक और जैविक प्राणी बनाएगी बच्चों को, क्योंकि प्रकृतिवाद प्रकृति की शिक्षा देती है
और जीव जंतुओं की शिक्षा देती है, क्योंकि प्रकृति में ही जीव जंतु होते हैं। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद ने किसकी शिक्षा दी? प्राकृतिक एवं जैविक प्राणी की। इसके अलावा प्रयोजनवाद सामाजिक प्राणी की। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवाद प्रयोग पर विश्वास रखता है और जो चीजें वो प्रयोग रूप से सही पाता है, प्रयोग करने के बाद प्रयोग के रूप में वो उन्हें अपना लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य है नवीन आदर्शों मूल्यों का सृजन करना, अनुभवों का पुनर्निर्माण करना। यानी कि प्रयोजनवाद जो शिक्षा है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये नए नए आदर्श, नए नए मूल्य स्थापित करती है। ठीक है, कल जो चीज सही थी जरूरी नहीं है वो आज भी सही हो, या जो चीज कल गलत थी वो आज सही भी हो सकती है। जैसे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, एक कहावत कही गई थी। लेकिन पहले के टाइम में और आज के टाइम में इसका क्या अर्थ है आप सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने लिखने से ही बच्चा नवाब बनेगा, वो खेलने कूदने से भी नवाब बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो बहुत ही आगे चल करके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो आज खेल को भी करियर के रूप में बच्चे ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रयोजनवाद है वो यही कहता है कि समय के साथ जो किसी भी चीज की परिभाषा है वो बदलती रहती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो कहावत थी वो भी उल्टी हो गई। आज बहुत सारे बच्चे खेल के माध्यम से अपना करियर बना ले रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं खेल के माध्यम से। तो इस तरीके से जो प्रयोजनवाद है वो हमेशा प्रयोग को बढ़ावा देता है, नवीन आदर्शों नवीन मूल्यों को सृजित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता या आध्यात्मिक आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता या आध्यात्मिकता को मानता है। यह कथन किसका है? दोस्तों, ये कथन है DM दत्ता का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, आदर्शवाद व्यक्ति के किन गुणों को महत्व देता है? दोस्तों, आदर्शवाद व्यक्ति के आदर्शों, विचारों, भावों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन थॉमस एवं लैंग का है। बिल्कुल सही कथन है कि प्रकृतिवादी जो है वो मानते हैं कि बच्चों को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए, और जो आदर्शवादी हैं वो आदर्शवाद को क्या मानते हैं? आदर्शवादी मानते हैं जो आदर्शवाद है वो सबसे पहले अनुशासन सिखाता है हमें, और अनुशासन ही हमें ईश्वरीय सत्ता तक हमें पहुंचाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से आज आपने कंप्लीट किए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, और दोस्तों आपके कॉलेज का ग्रुप है, वहां पर जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और हमारे वीडियोस को ऐसे ही लगातार देखते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप जहां पर भी होंगे सही से सेफ जगह पर होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, और आप अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे अच्छे से, और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल पर पहुंच जाए, और आप वीडियोस को आते ही तुरंत उनको देख लें। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार फिर से आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।